हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, क्या भारत ने रद्द कर दिया मिसाइल टेस्ट। बढ़ गई थी चीन और अमेरिका की धड़कन, जासूसी करने के लिए घूमने लगे थे जहाज। दोस्तों, भारत के द्वारा 3550 किलोमीटर क्षेत्र का नोटम जारी करने के बाद चीन और अमेरिका करने लगे भारत की जासूसी। जहाज हिंद महासागर में भारत के एकदम नजदीक पहुंचा दिया दोस्तों। लेकिन आपको बताएंगे, क्या भारत ने रद्द कर दिया है मिसाइल टेस्ट या फिर होने वाला है। बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो उधर आपको बताएंगे, अमेरिकी टैरिफ टेंशन के बीच इंडियन डाक से आया मोहब्बत का पैगाम, अमेरिका के लिए सेवाएं हुई बहाल। आखिर इस सेवा बहाल का क्या है सिग्नल दोस्तों? क्या अमेरिका के साथ भारत के सुधर रहे हैं रिश्ते? क्या है पूरी बात आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली खबर बताएंगे, अमेरिका को रातों रात लगा है बहुत बड़ा झटका दोस्तों। अब तक 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। दुनिया के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची से पहली बार बाहर हो गया अमेरिका दोस्तों। टॉप 10 में से क्यों बाहर हुआ, इसके पीछे का कारण जानकर वाकई में आप चौंक जाएंगे। और अब टॉप 10 में से निकलकर किस नंबर पर पहुंच गया अमेरिका। लेकिन इसी बीच भारत को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है, और वो खबर ऐसी है कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से IMF भी हैरान है दोस्तों। IMF ने जो नया बयान दिया है भारत को लेकर, अमेरिका चीन की हालत पतली होने वाली है, तो वही बताएंगे आखिर अपना भारत ऐसा क्यों करने जा रहा है दोस्तों कि फ्रांस से पनडुब्बी प्रोजेक्ट छीन कर जर्मनी को देने जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने और नीतीश कुमार ने खुद ने परंपरा तोड़ दी दोस्तों। पहली बार उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया कि बीजेपी तक चौंक गई। बताएंगे आखिर क्या होने वाला है बिहार में चुनाव से पहले दोस्तों। और वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। तो वहीं त्योहारों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला दोस्तों, खोल दिया खजाना। आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश की बढ़ती साख, संप्रभुता, अखंडता और बढ़ती ताकत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी जानकारी की, जहां अपना भारत 15 से 17 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने वाला था। हालांकि अभी इसे रद्द कर दिया गया है दोस्तों। इसके लिए भारत ने 3550 यानी 3550 किलोमीटर के क्षेत्र में नो फ्लाई जोन भी घोषित किया था। इस कदम के बाद अमेरिका और चीन दोनों ने अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज दिए दोस्तों। चीन और भारत की हालत पतली हो गई कि 3550 किलोमीटर का नोटम क्यों जारी किया है भारत ने। आखिर भारत ऐसा क्या करने वाला है? जब हालत खराब हुई तो दोनों के दोनों देश ने, अमेरिका और चीन ने, अपने जासूसी जहाजों को भारत के बिल्कुल ठीक नजदीक वाले हिंद महासागर क्षेत्र में भेज दिया। भारत सरकार ने नोटम जारी करके क्षेत्र को डेंजर एरिया बताया था। भारत ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया था कि आखिर कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने, विशेषज्ञों का मानना था कि यह अग्नि सीरीज की मिसाइल हो सकती थी जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, भारत ने परीक्षण के लिए जारी नोटम की रेंज 72 घंटे में 3 बार बढ़ाई थी। पहले इसे 1480 किलोमीटर रखा गया, फिर अगले दिन 2520 किलोमीटर किया गया और 24 घंटे के भीतर इसे 3550 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य ऐसी मिसाइल का परीक्षण करना था जिसकी रेंज पहले के अनुमान से अधिक हो। भारत की अग्नि मिसाइल की रेंज 700 से 5000 किलोमीटर तक की है। हाल ही में भारत ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसे DRDO ने विकसित किया है। दोस्तों, चीन और अमेरिकी जासूसी जहाज हिंद महासागर में भारत के परीक्षण स्थल के पास पहुंच चुके हैं। चीन का युआन वांग 5 मलेशिया से हिंद महासागर में पहुंचा, जबकि अमेरिका का ओजेन टाइटन भारत के पश्चिमी तट के पास मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे जहाज अक्सर मिसाइल परीक्षण का डेटा इकट्ठा करने और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए तैनात किए जाते हैं। विशेषज्ञों ने आगे कहा कि भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलें चाइना किलर के नाम से जानी जाती हैं। अमेरिका और चीन दोनों के जासूसी जहाज हिंद महासागर में मौजूद है, लेकिन भारत अपने परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण जारी रखेगा। ओजेन टाइटन अमेरिकी जासूसी और सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम लगा हुआ है। भारत की यह तैयारी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सैन्य और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है दोस्तों। हालांकि फिलहाल इस परीक्षण के लिए प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन जल्द ही अपना भारत फिर एक बार नोटम जारी करके परीक्षण करने वाला है। वाकई में भारत की
इनकी ये रेंज दोस्तों अमेरिका और चाइना जैसे सुपर पावर कंट्री को भी भारत की जासूसी करने पर मजबूर कर दिया। इससे बड़ी पावर भारत की और क्या ही हो सकती है दोस्तों। ऐसे में आप लोग कमेंट में इंडिया इज मोर पावरफुल देन ऑल लिखना मत भूलिएगा कमेंट में दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, बड़ी चौंकाने वाली खबर। टैरिफ टेंशन के बीच डाक से आया मोहब्बत का पैगाम दोस्तों अमेरिका के लिए। भारतीय डाक ने सेवाएं कर दी बहाल। क्या है इसका सिग्नल? दरअसल अमेरिका से टैरिफ टेंशन के बीच भारतीय डाक विभाग ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी। वो 15 अक्टूबर से यानी आज से अमेरिका के लिए सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू कर देगा। ये सेवाएं अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा संरक्षण के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बहाल की जा रही है। नए नियमों के तहत भारत से अमेरिका जाने वाली डाक पर शुल्क दर घोषित सामान मूल्य का 50% तय की गई है। ये कदम एमएसएमईज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, शिल्पकारों, साथ छोटे व्यापारियों और ई कॉमर्स निर्यातकों को राहत देने के मकसद से उठाया गया है। इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों ये कदम कई मायनों से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत का सिलसिला दोबारा तेजी से बढ़ा है। भारत के प्रति अमेरिका के रुख में नरमी आई है। उसने भारत को अपना अहम सहयोगी बताया है। व्यापार वार्ता के लिए भारत का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाने वाला है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों इस फैसले को क्या अब ये मान सकते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप लाइन पर आते नजर आ रहे हैं? ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर अमेरिका को लगा बहुत बड़ा झटका। दरअसल आज तक जो 20 सालों में नहीं हुआ वो हो गया अमेरिका के साथ। 20 साल में पहली बार पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में से टॉप 10 से बाहर हो गया अमेरिका दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ से आतंक मचाने के बाद अब दुनिया में शांति का मसीहा बनते घूम रहे हैं। ट्रंप ने हाल में ही इजराइल हमास में संघर्ष विराम करवाने का क्रेडिट लिया है और दावा किया है कि उन्होंने अब तक 7 युद्धों को रुकवाया है जिनमें भारत पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावों को हमेशा ही खारिज किया है। इस बीच ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। इतिहास में पहली बार अमेरिकी पासपोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची से पहली बार बाहर हो गया है। ये 20 साल पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की स्थापना के बाद से पहली बार है। बता दें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में अमेरिकी पासपोर्ट अब 12वें स्थान पर पहुंच चुका है दोस्तों। ये अपनी पिछली रैंकिंग से 2 स्थान नीचे है और अब मलेशिया के साथ बराबरी पर है। अमेरिकी पासपोर्ट धारक अब 227 वैश्विक गंतव्यों में से केवल 180 तक ही वीजा फ्री पहुंच का आनंद ले सकते हैं जो एक दशक पहले की इसकी सर्वोच्च रैंकिंग से काफी अलग है। बता दें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ बोले तो IATA के आंकड़ों के आधार पर पासपोर्टों की रैंकिंग करता है। इस नई रैंकिंग में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के पासपोर्ट में मजबूती को प्रदर्शित किया गया है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में सिंगापुर अब सबसे ऊपर है। सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 193 देशों में वीजा यानी 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया 190 यानी 190 और जापान 189 बोले तो 189 का नंबर है। अब आप कहेंगे कि आखिर अमेरिकी पासपोर्ट शीर्ष 10 से बाहर क्यों हो गया, क्या है इसके पीछे का कारण? तो आपको बता दें हाल ही में 10वें से 12वें स्थान पर आई गिरावट का कारण भू राजनीतिक गतिशीलता और पारस्परिक वीजा नीतियों की कमी के कारण पहुंच में आए बदलावों की एक श्रृंखला है। पारस्परिक यात्रा व्यवस्था प्रदान करने में विफलता के कारण अमेरिका ने ब्राजील में वीजा मुक्त पहुंच खो दी है और चीन की बढ़ती वीजा मुक्त यात्रा सूची और वियतनाम की नवीनतम प्रविष्टियों से भी उसे बाहर रखा गया है। पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार और सोमालिया की नई वीजा प्रणाली जैसे देशों द्वारा नीतिगत समायोजनों ने अमेरिका के स्कोर को और कम कर दिया दोस्तों। वहीं पासपोर्ट की रैंकिंग की बात हो और भारत की बात ना करे तो हो ही नहीं सकता। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि भारत को लेकर क्या खबर है, क्या भारत की रैंकिंग अच्छी हुई है या खराब हुई है? तो आपको बता दे दोस्तों इस बार भारत ने अच्छी बाजी मारी है और अच्छा स्थान पाया है। जी हाँ, भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। रिपोर्ट में भारत को 85वां स्थान दिया गया है जहां उसके पास 59 देशों तक वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पहुंच है। ये भारत के लिए अच्छी रैंकिंग मानी जा रही है। दरअसल कोविड-19 महामारी के बाद भारत की रैंकिंग गिरकर 90वें रैंक तक चली गई थी। हालांकि साल 2023 में भारत को इस रैंकिंग में 84वां और 2024 में 80वां पायदान मिला था। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 103वां स्थान पर रखा गया है दोस्तों, जिसके पास मात्र 31 देशों तक वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पहुंच है। पिछले साल 2024 में पाकिस्तान के पासपोर्ट को 101वां स्थान दिया गया था। यानी इस रैंकिंग में पाकिस्तान की गिरावट दर्ज की गई है और भारत अपना उठता नजर आया है। वाकई में दोस्तों
दोस्तों, किसी को झटका लगे ना लगे लेकिन अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस प्रकार से ट्रंप दावा ठोकते थे कि उनकी सरकार आते ही वो अमेरिका को चांद तक पहुंचा देंगे, अमेरिका के विकास में 4 चांद लगा देंगे, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। उल्टा उन्होंने दुनिया से टैरिफ को लेकर दुश्मनी मोल ले ही ली और अमेरिका की बर्बादी का खाका तैयार कर लिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रंप की इस दूसरी बार की सरकार में उन्होंने क्या एक भी अच्छा काम किया है? क्या एक भी ऐसा कार्य किया है जिससे कि दूसरे देशों और अमेरिका दोनों को गर्व हो? आप लोग इसकी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बात पर दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका को लग रहा है तगड़ा झटका, तो वहीं अपना भारत निरंतर पा रहा है अद्भुत स्थान। दोस्तों आपको बता दें, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से आईएमएफ हुआ हैरान, नई दिल्ली को लेकर दे दिया बड़ा बयान, अमेरिका चीन होंगे परेशान। दरअसल ऐसे समय में जब दुनिया की आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है, भारत की जीडीपी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, इस पर मुहर लगाई है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उस समय भारत वैश्विक आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। वॉशिंगटन में आयोजित आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान जॉर्जीवा ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक नीतियों और सुधारात्मक कदमों ने उसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है। दोस्तों जॉर्जीवा ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान था, लेकिन अब ये लगभग 3% तक सीमित रह गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक रफ्तार में भारी बदलाव देखा गया है। जहां चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, वहीं भारत ने अपनी गति को और ज्यादा तेज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने मजबूत सुधारों यानी रिफॉर्म्स और लगातार नीतिगत प्रयासों के दम पर संदेह करने वालों को गलत साबित कर दिया। आईएमएफ के नवीनतम अनुमान के मुताबिक भारत आने वाले वर्षों में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संस्था का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में भी भारत की जीडीपी 6.4% की दर से आगे बढ़ सकती है। यानी कि दोस्तों खुद आईएमएफ ने क्लियर कर दिया है कि पूरी दुनिया की हालत इस बार पतली है, लेकिन एकमात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी जीडीपी को लगातार बढ़ा रहा है, उसकी जीडीपी लगातार रफ्तार पकड़ रही है। वाकई में ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मूवमेंट है दोस्तों, और बहुत अच्छी खबर है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की, जहां पनडुब्बी प्रोजेक्ट छीनकर जर्मनी को देने की चल रही है प्लानिंग। आपको बता दें, फ्रांस को झटका देने की तैयारी में अपना भारत। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन पनडुब्बी की खासियत देखने के बाद फ्रांस की 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की योजना पर फिलहाल दोस्तों ब्रेक लगा दिया गया है। इसे कभी भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि इसे रद्द करने का अंतिम निर्णय अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन बड़ी खबर है कि अपना भारत एमडीएल में 3 और फ्रांसीसी मूल के स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण की प्रस्तावित परियोजना को रद्द कर सकता है, जबकि वो उसी संयंत्र में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 नई जर्मन मूल की डीजल इलेक्ट्रिक स्टील पनडुब्बियों के निर्माण की योजना पर पूरे तरीके से आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि जर्मन पनडुब्बी को चुनने पर क्यों चल रहा है विचार, तो बता दें सूत्रों ने बताया है कि 3 और पनडुब्बियों के लिए लागत पर बातचीत पिछले वित्त वर्ष में ही पूरी हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति बोले तो सीसीएस की अंतिम मंजूरी अभी रोक दी गई है, क्योंकि जर्मन पनडुब्बियों को उनसे एक पीढ़ी आगे माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी अफगानिस्तान पाकिस्तान में झड़प को लेकर, जहां फिर एक बार तालिबानियों ने दोस्तों पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। डूरन लाइन पर फिर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। बता दें, अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान और पाकिस्तान में डूरन लाइन पर मंगलवार शाम को फिर से झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हल्के और भारी हथियारों से गोलीबारी कर दी। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान के हमले में अब तक 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। कई पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने बंधक भी बना लिया है। उधर पाकिस्तानी सेना ने भी हमले की सूचना के बाद तालिबान के ठिकानों पर ड्रोन से हमले कर दिए। अब आप कहेंगे कि तालिबान के पास इतनी ताकत कहां से आई, जबकि फौज की मात्रा बहुत कम है तालिबानियों की, फिर भी कैसे वो पाकिस्तान पर विजय पाती नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, तालिबान के पास आधुनिक हथियारों की वाकई में कमी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है गुरिल्ला वारफेयर। इसके जरिए वे छोटे समूहों में छिपकर हमला करते हैं। पहाड़ी इलाकों और कठिन भूगोल का फायदा उठाकर वे किसी भी शत्रु को चौंका सकते हैं। इस तरह ये सेना भले ही आकार में पाकिस्तान की सेना से छोटी है, लेकिन
स्थानीय भौगोलिक जानकारी और गुरिल्ला युद्ध कौशल के दम पर मुश्किल चुनौतियां पेश करती है। दोस्तों, इधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुश्मनी फिर से शुरू हो सकती है हमारी तालिबान के साथ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को स्पष्ट कह दिया कि अभी दोनों देशों के बीच कोई रिश्ते नहीं है और शत्रुता कभी भी फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत को तब तक अस्वीकार्य बताया जब तक धमकियां और आतंकी ठिकानों का सफाया नहीं होता। हालांकि आपने देख ही लिया दोस्तों, तालिबानी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के सैनिकों की, पाकिस्तान के हुक्मरानों की बखिया उधेड़ने को तैयार है। तो वहीं आपको बता दें सबसे अहम जानकारी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मिला हिंदू और सिख डेलीगेशन, कर दी बहुत बड़ी डिमांड। दरअसल दशकों से उत्पीड़न के कारण अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत में शरण लेने वाले अफगान हिंदुओं और सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अफगान दूतावास में तालिबान के विदेशी मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की और अनुरोध किया कि अफगानिस्तान में वर्तमान शासन वहां स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों और मंदिरों के जीर्णोद्वार और रखरखाव के लिए ठोस कदम उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने अफगान हिंदू और सिखों के लिए यात्रा नियमों में ढील देने की मांग कर दी है ताकि वे पहले की तरह बिना वीजा के आवेदन किए वहां जा सकें। यदि वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है तो कई लोग व्यापार के लिए वापस जाना चाहेंगे। उन्होंने ये भी मांग की है कि अफगानिस्तान सरकार, बोले तो इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान को भारत में अपने मिशन में अफगान राष्ट्रीय हिंदुओं या सिखों को नियुक्त करने और उन्हें शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल समूह में दोस्तों 30 हिंदू और सिख सदस्य थे। तो वहीं दोस्तों तालिबानी नेताओं के भारत में स्वागत पर भड़के जावेद अख्तर, कह दिया सिर शर्म से झुक गया। जी हाँ, आमिर खान मुत्तकी का भारत देश में स्वागत होता देख गीतकार और कवि जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी और उनके स्वागत को लेकर आलोचना कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। जी हाँ, बता दें, जावेद अख्तर ने लिखा कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को हर तरह के आतंकवादियों के खिलाफ मंच पर बोलने वालों द्वारा दिए गए सम्मान और स्वागत को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने इस्लामिक हीरो को इतना सम्मान दिया, हीरो का इतना सम्मान पूर्वक स्वागत किया, जो उन लोगों में से एक है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कहना है दोस्तों जावेद अख्तर का। आप किस पर क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने दिखाई अपनी ताकत, संयुक्त ड्रिल ऑस्ट्रा हिंड की कर दी शुरुआत। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए 34वें संस्करण की संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड की शुरुआत पर्थ शहर के इरविन बैरक में की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की इंटर ऑपरेटिबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना है ताकि वे शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त कंपनी स्तरीय संचालन कर सके। दोस्तों, भारतीय सेना के अतिरिक्त निदेशक जनरल जन सूचना ADGPI ने एक्स पर जानकारी दी कि यह अभ्यास 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारतीय सेना के लगभग 120 जवान ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आयोजित किया गया और दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास, साझेदारी और सहयोग को और मजबूत करता ऑस्ट्रा हिंड दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपनी इंडियन आर्मी को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कमेंट में कहिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की मदद कर रहे हैं क्या उमर अब्दुल्ला? सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का रास्ता रोकने का लगा दिया गंभीर आरोप। दरअसल जम्मू और कश्मीर राज्यसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पार्टी के अकेले MLA सज्जाद गनी लोन ने ऐलान कर दिया है कि वो केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस चुनाव में बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। सज्जाद लोन की पार्टी पहले बीजेपी के साथ रह चुकी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंसी नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सहयोगी कांग्रेस को राज्यसभा की एक सेफ सीट पर लड़ने का मौका नहीं देने का आरोप लगा दिया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोन ने दावा कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को अनसेफ सीट यानी सीट नंबर 4 का ऑफर दिया था, जिस पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस ने मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस चाहती थी कि उसे ऐसी सीट मिले जिस पर जीत सुनिश्चित हो, लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी गई तो वो मैदान से पीछे हट गई। ऐसे में सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी है कि वो साबित करें कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस को बीजेपी के कहने पर राज्यसभा की सीट देने से मना नहीं किया है। लोन ने कहा कि उमर दिल्ली गए और दिल्ली मैराथन में हिस्सा लिया। उस समय मैंने अपने सहयोगियों को बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सहयोगी कांग्रेस को कोई राज्यसभा सीट नहीं देगी। बीजेपी के लिए इससे अच्छी खबर क्या होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने से मना कर दिया। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां
7 करोड़ के इनामी नक्सली नेता ने 60 साथियों के साथ कर दिया सरेंडर। महाराष्ट्र में सुरक्षा बलों को मिली बहुत बड़ी सफलता। दोस्तों, महाराष्ट्र में नक्सल आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भूपति, अभय और सोनू के नामों से जाने जाने वाले वरिष्ठ भाकपा माओवादी नेता मल्ला जोलू वेणुगोपाल राव ने 60 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हथियार डाल दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि वेणुगोपाल राव बुधवार को गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। 70 वर्षीय वेणुगोपाल राव प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे हैं और गढ़चिरौली में दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के प्रभारी थे। अगली खबर की बात करें, जहां दोस्तों एक बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां जैसलमेर में बहुत बड़ा हादसा हुआ गया। चलती बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ सवारियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान बस में 35 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। वहीं बहुत सारे यात्री घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि ये निजी बस मंगलवार को जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, जिस दौरान एसी में खामियां की वजह से आग लग गई, जो शुरुआती दौर में बताया जा रहा है। दोस्तों, एसी को इसका कारण बताया जा रहा है। बस में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पहली बार सीएम आवास से नीतीश कुमार ने बांट दिया टिकट। जेडीयू की परंपरा टूट गई। माना जा रहा है कि बीजेपी से नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज हुई है। दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव के टिकट सौंप दिए। इस बार पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों की घोषणा की परंपरा को दरकिनार करते हुए सीधे मुख्यमंत्री आवास से ही टिकट को वितरण कर दिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। उसने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और 7 बार के विधायक नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को करीब 1 दशक बाद चुनावी मैदान में उतारा है। स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री मंगल पांडे, जो अभी विधान परिषद के सदस्य, उन्हें भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशित बनाया है। दोस्तों, भाजपा को पहली बार सीट समझौते में जेडीयू के बराबर सीटें मिली हैं। ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने कुल कितने जेडीयू उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पूरे दिन हलचल रही, जहां टिकट की उम्मीदों में बुलाए गए प्रत्याशी आते जाते रहे। हालांकि दोस्तों, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा एक सुर में बोलते दिखाई दिए हैं ये सारे दल। तो वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान। जी हां, जनसुराज पार्टी ने तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इस सीट से प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे हैं। जनसुराज ने चंचल सिंह को राघोपुर सीट से उतारा है। इसका मतलब यह है कि अब प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है, क्योंकि उनके रोहतास जिले की करगहर और वैशाली जिले के राघोपुर सीट पर ही चुनाव लड़ने की संभावना थी। उन दोनों ही सीटों पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया दिवाली गिफ्ट। 14,82,000 कर्मचारियों के लिए खोल दिया सरकारी खजाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा गिफ्ट दे दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि प्रदेश के 14,82,000 राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और बोनस देने के लिए 1,022 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार ही वहन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पश्चिम के लिए दिवाली और धनतेरस पर सम्मान स्वरूप आर्थिक लाभ दिया जाएगा। तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोक भवन सभागार में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार भी देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। इस योजना से खासकर ग्रामीण भारत की रसोई को धुएं से मुक्त करने में सफलता मिली। साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी कम करने की दिशा में प्रभावी साबित हुई। दोस्तों, वहीं दिवाली छठ के मौके पर योगी सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए यात्रा के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। ड्राइवरों की भी होगी मौज। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि योगी सरकार दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान सभी के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगी। सरकार ने ड्राइवरों के लिए प्रोत्साहन भुगतान की भी घोषणा की है और त्योहारों के मौसम में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी कर दी है। दोस्तों, इसी बीच ये थी भी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।